Welcome to Academia Educational Classes. My name is Anandita Giri and I welcome you all. So आज हम करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 11th इंग्लिश बुक रेनबो में से चैप्टर नंबर 1। देखिए क्या है, एनिमल्स इन प्रिजन बाय जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जी की लिखी हुई है और चैप्टर के टाइटल से क्या समझ में आ रहा है आपको? एनिमल्स मतलब जीव जंतु और प्रिजन मतलब जेल। तो क्या समझ में आ रहा है कि जेल में जानवर, जीव जंतु। तो कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है ना कि जेल में जानवर कैसे हो सकते हैं, होते तो इंसान है ना। तो यही पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम कौन कौन से पॉइंट्स को कवर करेंगे। देखिए, फर्स्ट पॉइंट हम कवर करेंगे दैट इज लेट्स टॉक अबाउट द राइटर। यस, हमारे जो राइटर है जिन्होंने इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखी है उसके बारे में जानेंगे। देन फेमस बुक्स बाय राइटर ने और कौन कौन सी फेमस बुक्स लिखी हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेंगे पूरा। समरी एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द चैप्टर का समरी भी देखेंगे और क्रिटिकल एनालिसिस भी देखेंगे। देखिए, कोई भी स्टोरी को समझना सिंपल फॉर्म में वो इजी होता है, लेकिन चैप्टर को ये जो आपको दे रखा है सिलेबस में, इसका मकसद क्या है, इसका मोटो क्या है, तो हम क्रिटिकल एनालिसिस भी करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एग्जाम में आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो अगर आप क्रिटिकल एनालिसिस के बेसिस पे लिखेंगे आंसर अपना तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे इसके बारे में हम। देन मॉरल लेसन, किस समय क्या मॉरल लेसन मिलता है। देन कंक्लूजन। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो आज हम कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी क्लास। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, लेट्स टॉक अबाउट द राइटर लेखक के बारे में जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू, नोन एज पंडित नेहरू, रिगार्डिंग एज अ टीचर, born on November 14, 1889, Allahabad, India, and died on May 27, 1964, न्यू दिल्ली। सो जवाहरलाल नेहरू जी को पंडित नेहरू भी कहा जाता था। पंडित इन द सेंस टीचर, ठीक है, जो गुरु होते हैं अध्यापक उनको पंडित भी कहते हैं, तो उनको पंडित नेहरू के नाम से भी संबोधित किया जाता था। और उनका जन्म हुआ था 14 नवंबर, ठीक है, 14 नवंबर को हुआ था इलाहाबाद में, और उनकी मृत्यु हुई थी 27 मई न्यू दिल्ली में। अंडरस्टूड। He was the first Prime Minister of independent India 1947 to 64 who established parliamentary government। ठीक है, आज़ाद भारत में सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे ये हमारे, और इन्होंने शासन किया था कब तक? 1947 से लेकर 1964 तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी हार्ट अटैक की वजह से, तो इन्होंने इतने टाइम तक किया था। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट आप सभी को पता है, ठीक है, आज़ाद भारत में जो पार्लियामेंट है जहाँ पे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, इन सारे फॉर्म्स बन गए थे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल बन के आते हैं। ये सब आपने हिस्ट्री में पढ़ी होंगी, है ना, पढ़ेंगे आप। He was also one of the principal leaders of India's independence movement in the 1930s and 1940s। और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं, उससे पहले भी ये बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर थे। ठीक है, आज़ाद भारत की जो मूवमेंट चल रही थी उसमें भी इन्होंने अपना पूरा रोल दिया था 1930s और 40s में। ठीक, he previously was one of the prominent leaders of the Indian National Congress, having attracted the country's intellectuals and youth into the mainstream of the movement। और साथ ही साथ वो एक prominent leader भी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, सबसे पहले जब आज़ाद भारत में जब बना था, जब पार्लियामेंट्स बनी थी, जब स्टैब्लिशमेंट होनी शुरू हो गई थी, पॉलिटिकल पार्टीज बन रही थी, सबसे पहले कांग्रेस ही थी। ठीक है, तो उसमें बहुत बड़े प्रोमिनेंट लीडर थे, मतलब एकदम मेन इनका फेस था वहाँ पे। और उसके साथ साथ उन्होंने काफ़ी सारे मूवमेंट्स में काम किए हैं, काफ़ी इंटेलेक्चुअल वर्क भी किया है हमारे देश के लिए। जवाहरलाल नेहरू हेल्प लीड इंडिया टू इंडिपेंडेंस विच एंडेड द ब्रिटिश राज। हम सभी को पता है 200 साल तक ब्रिटिश राज करके गई थी हमारे इंडिया पे, तो उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने बहुत हेल्प की थी, बहुत लड़ाई लड़ी थी। एज इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ही वर्क टू मेक इंडिया एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। और एज इंडिया के जो पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे, इन्होंने इंडिया को एक इंटरनेशनल लेवल में ले जाने की कोशिश की थी। ठीक, हिज डिसेंडेंट इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी, राजीव गांधी एंड राहुल गांधी वे आर ऑल्सो प्रोमिनेंट इंडियन लीडर्स। आपने सुना ही है, इंदिरा गांधी को कौन नहीं जानता है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, ये सारे उन्हीं के वंश में, बाद में भी उनके बाद इन लोगों ने अपनी स्टैब्लिशमेंट की है अपने लीडर्स में, हम सभी जानते हैं। वाइल इंडियन चिल्ड्रन न्यू हिम बेटर एज चाचा नेहरू, और छोटे बच्चे उनको चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा उन्हें प्यार था बच्चों से। और हमें पता है 14 नवंबर उनका जन्म भी हुआ था, और उसी दिन
चिल्ड्रंस डे भी मनाया जाता है इसी वजह से, क्योंकि उन्हें बच्चों से बहुत लगाव था, ठीक है, उन्हें चाचा नेहरू भी कहा जाता था। नाउ फेमस बुक्स बाय राइटर, तो हमारे लेखक की क्या क्या फेमस, कौन कौन सी फेमस बुक्स थी उसके बारे में जान लेते हैं। नेहरू वॉज अ prolific राइटर इन इंग्लिश एंड wrote a number of books such as The Discovery of India, Glimpses of World History and his autobiography Toward Freedom। तो prolific का मतलब होता है फेमस या वेल नोन पर्सन, ठीक है, वेल नोन राइटर। तो जो नेहरू जी हैं वो इंग्लिश में लिखते थे, इंग्लिश में लेखक थे वो, ठीक है, और उन्हें बहुत सारी बुक्स लिखी है, जैसे कि आपने पढ़ा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, सेमी ऑटोबायोग्राफी। तो यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी का मतलब है जो इंसान खुद अपने बारे में लिखता है। बायोग्राफी होता है कि अगर मैंने किसी पर्सन के बारे में लिखा, कोई फेमस पर्सनालिटी है, मैंने उसके बारे में लिखा तो वो हो गया बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी अगर मैंने खुद अपने बारे में लिखा, तो नेहरू जी ने अपने बारे में, अपने जीवन काल के बारे में जो लिखी थी ऑटोबायोग्राफी उन्होंने लिखी थी अपनी, उसका नाम था टूवर्ड फ्रीडम, उस बुक का नाम था। He had written 30 letters to his daughter Indira Gandhi when she was 10 years old and in a boarding school in Missouri, teaching about natural history and the story of civilization। उन्होंने, नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी, हम सभी जानते हैं, अपनी बेटी को लेटर्स लिखे थे, चिट्ठियाँ लिखी थी जब वो केवल सिर्फ 10 साल की उम्र थी उनकी, और वो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी मसूरी में। और उन्होंने उस लेटर के थ्रू, चिट्ठियों के थ्रू उन्होंने अपनी बेटी को नेचुरल हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया था, समझाया था, ठीक है, अपनी दुनिया दिखाई थी, अपनी नज़र से अपनी बेटी को दुनिया दिखाई थी, और सिविलाइजेशन के बारे में बताया था। सिविलाइजेशन मतलब जो सभ्यता, ठीक है, जो सभ्यता से लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसके बारे में अपनी बेटी को चिट्ठी के द्वारा समझाते थे। The collection of these letters was later published as a book, Letters from a Father to His Daughter। चलिए, इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, अब हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं अपने चैप्टर का। यस, एक और चीज़ आपको बतानी है कि ये जो चैप्टर है ये एक ऐसे है, उनकी जो मैंने बताया आपको, जो ऑटोबायोग्राफी है टूवर्ड फ्रीडम, इसमें से ही एक पार्ट है ऐसे आपको इस चैप्टर में लिखा गया है, ठीक है, मतलब उनके जो जीवन काल के, जो उन्होंने अपनी जीवनी लिखी थी, उसी में से एक छोटा सा पार्ट आपके इस चैप्टर में दे रखा है। तो एनिमल्स इन प्रिजन एक्चुअल में टूवर्ड्स फ्रीडम जो उनकी बुक है उसी से ली गई है, ठीक है। The chapter Animals in Prison illustrate to shed light on Nehru's love for nature and his skill as an essayist, one who composes essay। ठीक, दो ये चैप्टर है एनिमल्स इन प्रिजन, ये रोशनी डालता है नेहरू जी का प्यार जो था नेचर को लेके, ठीक है, जो नेचर को लेके जो प्यार था वही दिखाता है, और उनका जो स्किल था एज एसेस, मतलब कितनी सुंदर वो ऐसे लिखते थे। एसेस मतलब जो ऐसे लिखते हैं, छोटे छोटे राइटिंग्स लिखते हैं, तो उसके ऊपर स्किल्स हम देख सकते हैं इसमें। In this chapter, we will see his keen observation and his great love for animals and his life at the jail and his closeness with the objects of nature। तो इस चैप्टर में हम देख सकते हैं जो उनकी जो बारीकी है, किन ऑब्जर्वेशन मतलब होता है जब हम एकदम ध्यान से बारीकी से हर चीज़ को नोटिस करते हैं, और उनका जो प्यार था जानवरों के प्रति, उनकी जो ज़िंदगी थी जेल में, और उसी दौरान जो उनकी क्लोजनेस बढ़ी, ठीक है, जो नेचर के आसपास के जो पेड़ पौधे, जानवर, चिड़िया, इनसे जो उनका लगाव हुआ, उसी के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। For India's freedom struggle, many leaders were put in jail for long time and Nehru was also one of them। अब आप सभी को पता है जब इंडिया स्ट्रगल कर रही थी फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए जब लड़ रही थी, तो बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिनको जेल में डाला गया था काफ़ी लंबे समय तक। उसी में जो नेहरू जी है, इनको भी काफ़ी लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा था। In the current essay, Animals in Prison, Nehru tells about the current conditions of animal। और इस पूरे चैप्टर में एनिमल्स इन प्रिजन नेहरू जी यही बताते हैं कि जो सिचुएशन है यहाँ पे, वो देखिए इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे वो एनिमल्स की कंडीशन की बात कर रहे हैं कि इन जो जानवर है उनकी क्या कंडीशन है। ही हैज़ अ ग्रेट कंसर्न फॉर द एनिमल्स एंड ही एंजॉयड द प्रेजेंस ऑफ द एनिमल्स। उन्होंने ये बताया कि एनिमल्स को लेकर उनके जो ग्रेट कंसर्न, जो कंसर्न है, चिंता है, वो बताते हैं, और उसी के साथ साथ जो एनिमल्स के साथ जो खुश रहते हैं, उनकी जो प्रेजेंस, उनके आसपास वो कैसे अपने आप को एंजॉय करते हैं, उन सब के बारे में इन्होंने बताया है। द चैप्टर वॉज टेकन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड फ्रीडम। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो पूरा पीस है, ये जो पूरा चैप्टर है, ये टूवर्ड फ्रीडम जो उनकी ऑटोबायोग्राफी उसमें से आधारित है।
अब समरी एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द चैप्टर। अब हम देख लेते हैं समरी और क्रिटिकल एनालिसिस। एनिमल्स इन प्रिजन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जवाहरलाल नेहरूज एक्सीलेंट प्रोज। अगर हम बात करें एनिमल इन प्रिजन की, ये बहुत अच्छी एक एक्सीलेंट प्रोज माना जाता है जवाहरलाल नेहरू का। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए आप बहुत कुछ देखेंगे, अभी बहुत कुछ हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को। और जनरली प्रोज का मतलब क्या होता है? जैसे कोई कहानी समझ लीजिए, पोइट्री होता है, कविता। Nehru describes his stay of 14.5 months at his little shell at Dehradun गोयल। गोयल का मतलब यहाँ पे जेल है, ठीक है, GAOL का मतलब जेल है। तो नेहरू इस पूरे चैप्टर में यही बताएंगे कि उन्होंने 14.5 महीने जो जेल में बिताए हैं। लिटिल शेल मतलब जो छोटा सा जो कमरा होता है जेल का, ठीक है, जो कैद खाना होता है, उसके बारे में उन्होंने बताया है कैसे उन्होंने 14 महीने यहाँ पे बिताए हैं। His term in prison was so long that by the end of it, he had gathered a rich treasure trove of experience that he could share with the world। तो वो यही बताते हैं जो 14 महीने तक, 14.5 महीने तक जो वहाँ पर बीता उन्होंने बिताए हैं उसी जेल में, वहाँ पे उन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। रिच ट्रेजर ट्रॉव मतलब होता है जो अमूल्य, जो उन्होंने एक्सपीरियंसेस गेन किया है, वही वो बाकी अपनी पूरी दुनिया में इन सारी चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं। ठीक, he gives a detailed account of how he passed his time in the shell, waiting eagerly for the evening when he was allowed the luxury of a brief stroll near the prison gate। इन्होंने इस पूरे चैप्टर में एकदम डिटेल अकाउंट, मतलब अपने पूरे डिटेल में उन्होंने बताया है कैसे उन्होंने ये जो इतना लंबे समय, 14.5 महीना कोई छोटा समय तो नहीं होता है, इतने लंबे समय तक उन्होंने उस कैद खाने में कैसा अपना टाइम स्पेंड किया है, ठीक है, कैसे वो हर एक दिन शाम के लिए वेट करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि शाम के टाइम पे उनको अलाउ था, उनको ये था अलाउ था कि आप जाके शाम को थोड़ा सा घूम सकते हैं, मतलब जेल के बाहर नहीं, मतलब अपने जो शेल, जो कैद खाने जेल में जो रहते हैं, वो उस कमरे से बाहर आके आप थोड़ा बाहर टहल सकते हैं, ठीक है। This was the time when he could have a glimpses of the majestic Himalayas which formed the skyline of the Dehradun गोयल। तो ये वही समय था जब वो शाम को निकलते थे। और देखिए जो देहरादून किस साइड है, नॉर्थ में है, तो नॉर्थ में जब वो निकलते थे, मतलब देहरादून में जब वो जेल के बाहर वो निकलते थे, जेल के बाहर नहीं मतलब अपने शेल के बाहर जब वो निकलते थे, तो उन्हें वो सारे हिमालय पर्वत वगैरह दिखते थे और जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा मोहित हो जाते थे, बहुत ज़्यादा उन्हें अच्छा लगता था। ठीक, ही ऑल्सो डिस्क्राइब हाउ सेवरल इंसेक्ट्स, बर्ड्स, स्मॉल एनिमल्स एंड इवन स्नेक्स हैड एट टाइम्स मेड हिज शेल अ होम और हैड कम इन लाइक अ कैजुअल विजिटर। उन्होंने ये भी बताया है कैसे वहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे कीड़े मकोड़े, चिड़िया, छोटे छोटे जानवर, सांप, ये सारे वहाँ पे घूमते थे, उनके शेल के बाहर आजू बाजू घूमते थे और कैजुअल विजिटर थे, मतलब जब मर्जी तब आते थे। अब देखिए यहाँ पे हमारे लेखक कितने प्यार से इन सब चीज़ें बताए, लेकिन हम जैसे जो नॉर्मल लोग हैं उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है, मतलब हम लोग तो डर जाएंगे, है ना, इंसेक्ट्स भी। देखिए जेल है, कोई 5 स्टार होटल तो नहीं है, तो जेल है, काफ़ी गंदगी होगी, काफ़ी इतना अच्छा तो जगह नहीं होगा, लेकिन उसको हमारे राइटर ने कितने पॉजिटिव वे में लिया है ना। He says that instead of being afraid or repulsed, he was glad of the diversion that their presence provided। देखिए उन्होंने बोला है कि डरने के अलावा उन्होंने क्या किया, ना ही डरे ना ही वो घबराए, बल्कि वो उनके प्रेजेंस में, मतलब वो जब आते थे, जब चिड़िया या फिर कीड़े मकोड़े जब आते थे, उनको बहुत अच्छा लगता, उन्हें अकेला नहीं महसूस होता था। ठीक है। नेहरूज लव फॉर नेचर एंड फॉर एनिमल्स ऑल्सो फाइंड्स डिस्क्रिप्शन इन द पैसेज। और हम इस पूरे पैसेज में क्या देख रहे हैं, हम यही देखते हैं कि उनका प्यार कितना था नेचर को लेके, उनका जो प्यार था एनिमल्स को लेके, जानवर को उनका जो प्यार था, वही हम यहाँ पे देख रहे हैं। In the beginning, Nehru mentions that he had become familiar with the dent and mark on the walls of the prison cell। अब स्टार्टिंग में वो बताते हैं कि नेहरू ने ही बताया था कि वो ये जो फेमिलियर थे, फेमिलियर मतलब वो जानते थे। अब देखिए डेंट एंड मार्क्स क्या होता है, मतलब कि जैसे जेल का कैद खाना है तो बहुत अच्छा तो नहीं होगा, उसमें मार्क होंगे, बहुत गंदगी होगा, बहुत दाग धब्बे होंगे, है ना। दो ही वॉज इन सॉलिटरी कन्फर्मेंट ही डिड नॉट फील अलोन। वो जनरली वहाँ पे तो अकेले थे, सॉलिटरी कन्फर्मेंट मतलब होता है अकेले, वो वहाँ पे अकेले थे, लेकिन कभी वो अकेला फील नहीं करते थे। बिकॉज सेवरल इंसेक्ट्स एंड लिजर्ड्स पेड रेगुलर विजिट टू हिज शेल
some even making it their home at different periods of time। देखिए वो ये क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो उस शेल में अकेले रहते थे, लेकिन उन्हें कभी अकेला फील नहीं होता था, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे कीड़े मकोड़े रहते थे, छिपकलियाँ रहती थी, जो कि हमेशा उनके पास आते रहते थे। और कुछ लोगों तो उन्होंने परमानेंट घर भी बना लिया था वहाँ पे कुछ टाइम तक के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे राइटर हैं, हमारे लेखक हैं, वो यहाँ पे जानवरों को लेके कितने ज़्यादा पॉजिटिव हैं। ठीक है, वो जानवरों को एक इंसान की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं कि हाँ वो लोग हैं हमारे साथ। ठीक है, वो लोग एज अ ह्यूमन मेरे साथ हैं और मुझे अकेला फील नहीं हो रहा है। Nehru spent 14.5 months in the shell, and in those months variety of thoughts and impression had passed through his mind। अब वो 14 महीने तक वो जेल में रहे, और इन्हीं मंथ में, इन्हीं महीनों में उनके दिमाग में जो थॉट्स थे, बहुत बार बहुत सारी चीज़ें बदली, बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में आई। और ये ऐसा समय था जब उन्होंने इन सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से सोचना स्टार्ट किया था, है ना। The pangs of loneliness assailed his mind at times, but the presence of little tuft of grass, newly grown, and the pervading green would be enough to cheer him up। अब देखिए ये जो समय था, प्लैंक्स ऑफ लोनलीनेस, जो अकेलापन था उनके दिमाग में हमेशा थी, लेकिन इसने कभी घर नहीं किया उनके दिमाग में। क्यों? क्योंकि आसपास जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते थे, जो इंसेक्ट्स, छिपकलियाँ घूमती थी, तरह तरह के जो कीड़े मकोड़े घूमते थे, वो हमेशा उनके आसपास रहता था और उन्हें हमेशा खुशी होती थी। मतलब उन छोटे छोटे जानवरों में भी उन्होंने अपनी खुशियाँ ढूंढ ली थी। He makes a special mention of the many lizards and colonies of hornets and wasps that lived in and around his shell। तो वैप्स और हॉर्नेट्स तरह तरह के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, आप देख सकते हैं अपने स्लाइड्स में, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े थे जो कि उन्हें बहुत अच्छे लगते थे, उन्हें बहुत अच्छा फील होता था जब ये लोग आते थे, उनको विजिट करते थे, उन्हें लगता था ये वो सब उनसे मिलने आए हैं। Nehru seems to have been particularly happy in the Dehradun Goel, despite the rather poor living condition। तो नेहरू जी, अब देखिए जेल में जाके कोई खुश तो रहता नहीं है ना। और उस टाइम पे जब इंडिपेंडेंस की बात थी, फ्रीडम के लिए लोग लड़ रहे थे, कोई अच्छी कंडीशन में तो थे ही नहीं वो, लेकिन फिर भी वो खुश थे देहरादून के जेल में। This happiness was due to the presence or closeness of the Himalayan range and the spectacular view that he could observe in the course of his brief evening walks। अब देखिए उनकी खुशी किस में थी, ये जो अपने बाहर निकलते, जैसे वो हिमालयस देख पाते, जो पर्वत देख पाते थे, जो वो छोटी छोटी चीज़ें देखते थे। स्पेक्टाकुलर मतलब होता है जो बहुत सुंदर होता है, मतलब देख के आप एकदम भौका चौंध रह जाते हैं। ठीक, इतने सुंदर वो जो देखते थे, जो शाम के टाइम वो टहलने निकलते थे, तो उन्हें ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। जब वो ये सब चीज़ देखते थे, महसूस करते थे, तो उन्हें अपना जो दर्द है या फिर जो जिस कंडीशन में वो रह रहे हैं, वो कभी भी उनको फील नहीं कर पाता था। ठीक, These evenings walks seem to have been the high point of the Nehru story at the Dehradun jail। और यही बताया जा रहा है, ये जो शाम के टाइम में जो टहलते थे, जो निकलते थे, यही इम्पोर्टेंट पार्ट था इस पूरे जो चैप्टर में वो बोल रहे हैं उनके एक्सपीरियंस में। जो देहरादून जेल में रह के ये जो शाम का जो टाइम था, ये इनके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग था। He mentions that since the shell were very small with hardly any walking place, most of the prisoners were allowed to take a stroll, wandering near the prison gate in the evening। तो ये कह रहे हैं कि जो जेल का जो कमरा था वो इतना छोटा था कि कोई मुश्किल ही वहाँ पे चल पाए। ठीक है, इसी वजह से जितने प्रिजनर, सिर्फ जवाहरलाल नेहरू को जी को नहीं, बल्कि और भी जितने भी वहाँ पे कैद थे, सबको ये अलाउ था, ये उनको दी गई थी आज़ादी कि वो शाम के टाइम थोड़ा सा टहल सकते हैं। स्ट्रॉल मतलब होता है वॉन्डरिंग, घूमना। अपने शाम के टाइम पे वो जेल के आसपास घूम सकते हैं। This was the time when Nehru had the pleasure of observing serene beauty of the Himalayas and observed the changing hues of the mountain ranges at different times of the year। This time of the evening was deemed very precious by Nehru। तो वो ये बोल रहे हैं कि उसमें जो ब्यूटी वो देख पाते थे, जो हिमालय के पर्वत जो ऊंचे ऊंचे हैं, देखिए नॉर्थ वाला साइड बहुत सुंदर है। देखिए अगर आप देखेंगे कभी अगर आप गए हो या फिर आप जा सके, वहाँ पे बहुत सुंदर होता है, पहाड़ बहुत सुंदर ग्रीनरी एरिया होता है, हिल्स होते हैं वहाँ पे। ठीक है, और उसके ऊपर जो बादल चल रहे होते हैं, तो वो भी बहुत सुंदर लगता है। तो उन्होंने ये बोला है कि ये जो समय था, ये जो साल था, ये इनके लिए बहुत ज़्यादा
सुंदर था, बहुत अच्छा था, क्योंकि माउंटेनिंग अगर देखें तो वहाँ पे स्प्रिंग होता है, ऑटम, समर, अलग अलग सारे मौसम आते हैं, सब कुछ बदलता है मौसम में, तो ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। In the chapter, Nehru also points out the disparity between the living condition of the native and the European inmates of the prison. Disparity का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है, जो अलगपन जो था, डिफरेंस मतलब जो होता है ना, अलग अलग जो होता है। तो वो ये कह रहे हैं कि नेटिव यहाँ पे इंडियंस को बोला जा रहा है, और यूरोपियंस आप सभी को पता है, जैसे जेल में सिर्फ इंडियंस तो थे नहीं उस टाइम पे, उस टाइम में यूरोपियंस लोग भी थे। तो वो ये कह रहे हैं कि दोनों के जीवन के जो चलने का जो तरीका था वो बिल्कुल डिफरेंट था, ठीक है। प्रिजन में दोनों लोगों की कंडीशन अलग थी। ही स्टेट्स दैट द लिविंग क्वार्टर्स ऑफ द यूरोपियंस इनमेट्स वेयर विदाउट एन इनक्लोजिंग वॉल एंड दस दे कुड हैव एन unobstructed view of the mountains as well as the public road outside the prison। वो ये कह रहे हैं जो यूरोपियंस जो लोग थे, जो ब्रिटिशर्स थे या फिर बाहर के जो लोग थे, ठीक है, उनका जो लिविंग क्वार्टर था जहाँ पे वो शेल में रहते थे, वहाँ पे कोई वॉल वगैरह नहीं था, बल्कि कोई भी वहाँ पे वो लोग वो जिस कमरे में रहते थे वहाँ पे वो माउंटेन्स देख सकते थे, ठीक है, पब्लिक रोड्स वगैरह देख सकते थे। लेकिन जो नेहरू या फिर इंडियन लोग जिस जगह रहते थे वहाँ पे सिर्फ 4 दीवारी ही थी, ठीक है, वो कुछ बाहर का नहीं देख पाते थे, सिर्फ उन्हें शाम के टाइम मौका मिलता था। Nehru goes on to mention the psychological effects of long and solitary confinement and also speaks of the immense value that an outdoor walk can have under such circumstances। अब देखिए, अगर आप किसी बंद कमरे में रहें, है ना, अगर आप किसी लंबे समय तक किसी बंद कमरे में रहे तो आप क्या करेंगे, आप साइकोलॉजिकली अगर हम बात करें तो आप बिल्कुल बंद हो जाएंगे, आप बिल्कुल सोचने की पावर, आपकी हर चीज़ एक तरीके का टॉर्चर तो है ये, है ना। तो वो यही कह रहे हैं कि ये जो वो अकेले रहते थे एक शेल में, तो उनके लिए कितना टॉर्चर था। तो सोचिए, अगर इन देखिए कोर्स हर एक इंसान फ्रीडम में रहना पसंद करता है, आज़ादी में रहना पसंद करता है, इसीलिए वो ये कह रहे हैं जो इवनिंग में जो शाम के टाइम जो उन्हें घूमने की आज़ादी थी वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। So much did he love these outings that he did not refrain from going out even during the monsoons, even when the relentless downpour of rains compelled him to walk in ankle deep water। अब उनको आउटिंग इतना पसंद था कि बारिश के टाइम पे, कौन देखिए बारिश के टाइम पे बहुत बारिश जब होती है तो उस टाइम पे कोई घर से बाहर निकलना पसंद थोड़ी ना करता है, और पहाड़ी इलाका है तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड होता है। लेकिन उस हालत में भी जब आपका जो पैर है घुटनों तक, बारिश का पानी आपके घुटनों तक आ रहा है, उस टाइम पे भी उन्हें बाहर जाना पसंद था। क्यों? क्योंकि पूरे दिन तो शेल में एक पूरे कैद खाने में रहते थे, तो थोड़ा सा जो उनको मौका मिलता था बाहर निकलने का वो उनको बहुत ज़्यादा प्यारा था। बेशक बारिश हो कुछ भी हो, उन्हें वो चीज़ पसंद थी निकलना, ठीक है। नेहरू कोट्स अ वर्स फ्रॉम द पोएट ली टाइपो where the poet expresses his companionship with the mountains। तो हमारे जो नेहरू जी हैं, इन्होंने एक पोएट, एक कवि थे, उन ली टाइपो, इनके एक पोएट की कोर्स उन्होंने रखा था, मतलब पंक्तियाँ रखी थी, जो कि उससे वो ये बता रहे थे कि उनका जो पूरे टाइम साथी कौन था, माउंटेन, जो पर्वत थे, पर्वत नेहरू जी का पूरे टाइम एक साथी था। Though not in full agreement with the quoted lines, yet Nehru agreed that the closeness of the mountains gave him a great sense of comfort and security। हाँ, जो वो कोट था उससे वो पूरी तरह से सहमत नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये चीज़ मानी थी कि जो माउंटेन के साथ जो उनकी जो करीबी है, रिश्ता जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा था कि उन्हें बहुत अच्छा लगता था, एक कंफर्टेबल, एक सिक्योर लगता था, मतलब एक आज़ादी सा या फिर एक प्रोटेक्ट लेयर की तरह उन्हें लगता था। For him, the mountains seemed to stand for an eternal spring of wisdom from which he could draw inspiration and comfort whenever he was distressed or he felt that hope was shrinking in his heart। वो ये कह रहे हैं कि माउंटेन उन्हें इतनी ज़्यादा ताकत देती थी, स्प्रिंग का टाइम हो या कोई भी टाइम हो, ऐसा लगता था जब भी ये लो फील करते थे, है ना, जेल में है, जब उन्हें बुरा लगता था, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस लगता था, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी लगते थे या फिर लगता था कि टूट जा रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लगता था कि जो माउंटेन है, जो पर्वत है, वो उनको गाइड कर रही है, वो उनको हिम्मत दे रही है, ठीक है। During his stay at Dehra, Nehru also experienced the oncoming of the spring season and gives vivid sketch of the peculiar beauty of the trees that have shed their leaves and now stand bare, awaiting new spring leaves to sprout। अब जिस टाइम पे वो देहरादून में रुके थे, उस टाइम पे उन्होंने जितने भी सीज़न है, देखिए पूरे 1 साल से अगर ऊपर रहे तो आप सारे सीज़न
देख सकते हैं। तो उन्होंने जितने सीज़न थे उनको सबको एक्सपीरियंस किया। अब जब स्प्रिंग आ रहा था, स्प्रिंग आता तो क्या होता है, नए नए पत्ते खिलते हैं, ठीक है, कितनी सुंदर सुंदर लगता है, फूल वगैरह हर जगह चारों तरफ, बहुत खुशियाँ होती है ना। तो वो यही कह रहे हैं कि गिव्स विविड स्ट्रेच ऑफ अ पेक्यूलर ब्यूटी, ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर ट्रीज़ है, ठीक है, बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छे अच्छे पत्ते जो हैं वो दिख रहे हैं, नए नए पत्ते, जो पुराने पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं, नए पत्ते धीरे धीरे स्प्राउट होते हैं। नेहरू's acute observation is to be noted here as he makes a special mention of the different hues that the leaves of a mango tree has, turning from a reddish brown to russet and finally to green as it reaches full maturity। तो नेहरू जी ये बोल रहे हैं, मतलब इसमें ये यही बताना चाह रहे हैं कि कैसे आम के पेड़ में अगर आप देखिए तो क्या होता है, जब पत्ते होते हैं जब वो बूढ़े हो जाते हैं, फिर जब सीज़न आउट होता है तो पत्ते कैसे हो जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं, रेडिश ब्राउन, फिर वो एकदम सूखे से होकर झड़ जाते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं, एकदम बहुत प्यारे कलर ग्रीन ग्रीन आते हैं, धीरे धीरे फिर वो वैसे मेच्योर होता है। तो उन्होंने एक एक चीज़ देखिए, अब अभी तक हमने जितना ही पढ़ा आपको समझ में आ रहा होगा कि वो एक एक चीज़ को कितनी बारीकी से हर चीज़ को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, है ना। नेहरू देन गोज ऑन टू डिस्क्राइब द मानसून सीजन, फिर वो मानसून सीजन की बात कर रहे हैं, विच ब्रिंग्स अ वेलकम रिस्पाइट ऑफ द स्ट्रिफलिंग समर हिट। जब बहुत गर्मी होती है, ठीक है, उसके बाद गर्मी के बाद जब मानसून आता है, जब बारिश होती है तो कितना अच्छा लगता है। बट द रेन्स ऑल्सो ब्रिंग इन देयर वेक एंकल डीप वाटर एंड मड, लेकिन जो बारिश है वो भी क्या लेके आता है अपने साथ, एकदम पानी भर जाता है हर जगह, ठीक है, पूरे घुटनों तक आपके पानी भर जाते हैं, कीचड़ कीचड़ हो जाता है, मड मतलब कीचड़। He remarks that it was very uncomfortable to be coped within the confine of the shell during such weather। और इस समय इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मीन्स जेल से बाहर निकलना, उस शेल से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना कीचड़ कीचड़ हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा अजीब भी हो जाता है। From his description of spring and summer at Dehradun as well as of the rains, Nehru proceed to describe the winter। अब उन्होंने स्प्रिंग के बारे में बताया, समर के बारे में बताया, मानसून के बारे में बताया, अब वो फिर विंटर के बारे में बताते हैं, ठंड के बारे में बताते हैं। दिस इज़ द सीजन ऑफ इंटेंस कोल्ड दैट लीव्स वन दैट yearning for the warmth and comfort of home। अब क्या था, अब जैसी ठंड आती है तो क्या होता है, इतना ठंड होती है, जितने पेड़ पौधे सब लोग इंसान इतने ज़्यादा गर्मी के लिए मतलब उत्सुक हो जाते हैं, सब लोग अपने घर के बाहर नहीं जाते हैं, सब घर के अंदर ही रहते हैं। इट वुड बिकेम इवन मोर अनकम्फर्टेबल व्हेन इट कम्स इट रेन इन विंटर, समटाइम्स इट रेन इन विंटर। सबसे ज़्यादा मुश्किल का वो होता है जब ठंड के टाइम पे जब बारिश हो जाती है, वैसे इतनी ठंड होती है, और अगर आप उचले मतलब नॉर्थ वाले साइड में अगर आप देखें तो वहाँ पे वैसे ही ऑलरेडी इतनी ठंडी होती है, और अगर बारिश हो जाए तो और ठंड होगी, ठीक है। देयर वुड बी हेल स्टॉर्म्स टू विथ हेल एज लार्ज एज मार्बल pelting down, making a tremendous drain in on the roof। तो ये कह रहे हैं हेल स्टॉर्म्स होते हैं जब ओले गिरते हैं, है ना, ओले आपको पता ही होंगे, तो ओले गिरते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि कभी कभी ओले भी गिर जाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े मार्बल पत्थरों की तरह वो गिरते हैं फटाफट रूफ़ के ऊपर, जो टीने होते हैं ना, जो घर के ऊपर जो टीन होते हैं उसके ऊपर जब गिरता है तो वो इस चीज़ को ये बता रहे हैं कि बारिश के टाइम पे ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है ठंड के समय। नेहरू ड्रॉज अ विविड पिक्चर ऑफ द क्रिसमस डे दैट ही हैड स्पेंट एट द जेल, और उसके साथ साथ उन्होंने क्रिसमस डे के बारे में बात की है जब वो जेल में थे। He remembers the 24th of December 1932 as a day of incessant rain and thunder। जब उन्होंने बताया कि क्रिसमस के पहले 24 दिसंबर 1932 में जब बहुत बारिश हुई थी और जब बिजली भी कड़क रही थी। But the next day that was 25th happened to be exactly the opposite। और एक दिन पहले अगर देखें तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, लेकिन अगले दिन अगर हम 25 तारीख को देखें तो उस दिन कुछ भी नहीं हो रहा था। The day was clear and snow-laden mountain tops were clearly visible to the inmates of the jail। वो कह रहे हैं कि आसमान इतना साफ था और जो माउंटेन है, जो पर्वत है, वो एकदम बर्फ़ से ढके हुए थे, जो कि साफ साफ दिख रहा था जेल के अंदर से। दिस वॉज क्लियरली पिक्चर पोस्ट कार्ड व्यू फॉर नेहरू, और ये जो पिक्चर था वो उनकी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा सुंदर, वो बोलते हैं कि दृश्य था। Being confined to his shell for long periods, Nehru was made to watch his surroundings more carefully, and it was thus that he discovered various creatures of all shapes and size, flying creatures, creeping and crawling
क्रिएचर ऑल लिविंग टुगेदर। अभी तक इन्होंने क्या, अभी तक तो उन्होंने मौसम के बारे में बताया, इन सब की चीज़ों में बताया, अब वो बता रहे हैं जानवरों के साथ। ठीक है, एक लंबे समय तक वो थे तो उन्होंने वहाँ पे अलग अलग तरीके के, अलग अलग साइज़ के, बहुत सारे तरीके के क्रीचर्स देखे, मतलब चीज़ें देखी। ठीक है, जो कि रेंगती हुई, चढ़ती हुई, सारी चीज़ों ने देखा जो सब के सब साथ रहते हैं in a mature cohabitation or and without disturbing him in any way। तो ये कह रहे हैं कोई भी किसी को परेशान नहीं करता, सब अपनी तरीके से रहते हैं। मतलब यहाँ पे कीड़े मकोड़े की बात की जा रही है, जानवरों की बात की जा रही है, जो कि एक दूसरे को परेशान नहीं करते हैं, सब अपनी तरीके से रहते हैं, सब लोग साथ साथ। नेहरू टू डिसाइडेड टू लीड देम इन पीस, और नेहरू भी कभी भी उनको परेशान नहीं करते थे, वो आराम से करते थे। अब देखिए कोई छिपकली अगर घूम रही है, आप बैठे हो, आपको छिपकली से बहुत डर लगता है, आप क्या करोगे, उसे भगाओगे? लेकिन नेहरू जी ऐसा नहीं करते थे, वो घूम रही है, ठीक है, मच्छर है, आप मार देते हो मच्छर, लेकिन वो कहते थे नहीं, घूमो, तुम भी आराम से रहो। सो देयर लिव्ड मैन एंड नेचर पीसफुली एंड इन हार्मोनी। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसे ही इंसान और जो नेचर है वो एक साथ रहेंगे, प्यार से रहेंगे और शांति से रहेंगे। द ओनली क्रिएचर टू विच नेहरू टुक अ डिसलाइक वॉज द बैड। सिर्फ एक ही चीज़ थी जिससे नेहरू जी को बिल्कुल पसंद था, वो था बैड, चमगादड़। तो उन्हें चमगादड़ बिल्कुल नहीं पसंद था। एंड अनफॉर्चुनेटली देयर वर क्वाइट अ नंबर ऑफ बैड्स, बिग एंड स्मॉल। और लेकिन वहाँ पे इतने सारे, उनकी किस्मत इतनी ख़राब थी कि वहाँ पे बैट्स बहुत थे, छोटे साइज़ के, बड़े साइज़ के, दैट फ्लू बाय नियरली टचिंग हिज फेस एट टाइम। और वो पूरे टाइम उड़ते रहते थे, ऐसा तो बहुत बार हुआ था जो उनके फेस तक टच करके निकल गए थे। ठीक है, Sometimes Nehru would while away his time watching the numerous colonies of ants that lived in the vicinity। कभी कभी ऐसा होता था वो घंटों तक देखते रहते थे किसको, चींटियों को, जो चींटियों के जो बहुत सारे जो चींटी जाते थे उन सभी को वो देखते थे। Sometimes he watched the lizards as they trotted about the shell in search of prey। कभी कभी वो छिपकली देखते थे, कैसे prey मतलब होता है शिकार। ठीक है, तो कभी कभी छिपकली क्या करते हैं, एकदम चुपचाप जाते हैं और अपने शिकारी को पकड़ लेते हैं ना, वैसे इस चीज़ को भी वो ऑब्जर्व करते थे। ही सीम टू बी पर्टिकुलरली फैसिनेटेड बाय द स्क्विरल्स। और साथ ही साथ जो गिलहरियाँ होती हैं उनको देख के भी उन्हें बहुत अच्छा लगता था। ही मेंशंस पर्टिकुलर इंटेंसेस व्हेन मिसलीड बाय हिज स्टिलनेस एज he said reading in his shell, a squirrel would climb on to his knee and settle there for a while, scampering away as soon as it released with fright that Nehru was a living thing। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता था जब वो कुछ लिखते थे, ठीक है, शेल में बैठ के, अपने जेल खाना में बैठ के वो कुछ ना कुछ लिखते थे या बैठे रहते थे, काम करते थे, तो जो गिलहरी वो चुपचाप से आती थी और उनके आसपास घूमती थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो चीज़ देखते थे। अब देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नेहरू जी जितने भी जानवर हैं उनके लिए कोई भी उनकी बुरी भावना उनके लिए नहीं है, वो किसी को कोई परेशान नहीं करते थे। इस पूरे लंबे समय तक जो वो जेल में उन्होंने बिताया था, यहाँ पे उनका कॉन्स्टेंटली जो कंपेनियन था कौन था, जानवर। ठीक है, तो जानवर को भी यहाँ पे उन्होंने कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। He also mentions how a fellow inmate had adopted 3 baby squirrel which had to be fed initially with a filler of a fountain pen। उन्हें ये भी याद है कैसे उन्होंने 3 छोटे छोटे उनके एक फेलो इनमेट थे, मतलब उनके साथी थे कोई, ठीक है, उन्होंने छोटे छोटे प्यारे प्यारे स्क्विरल रखा था, गिलहरी रखी थी, और उसको कैसे फाउंटेन पेन में रुई लगा के उसको खाना खिलाते थे, मतलब दूध पिलाते थे उसे। ऑल दीज एग्जाम्पल्स नॉट ओनली शो नेहरूज इंटरेस्ट इन नेचर बट ऑल्सो ग्रेट लव एंड कंपैशन दैट ही कैरिड इन हिज हार्ट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स वेदर दे बिलोंग टू द प्लांट और द एनिमल वर्ल्ड। तो ये सारे एग्जाम्पल हम जो देख रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इससे हमें क्या पता चलता है, यही दिखता है ना कि जो नेहरू जी नेचर को कितना ज़्यादा प्यार करते थे और उनके मन में कभी भी कोई घृणा या फिर कोई गलत फहमी नहीं थी, है ना, कोई गलत चीज़ नहीं थी किसी को भी लेके। वो हमेशा बहुत प्यार से, मोहब्बत से रहते थे, इंसान के साथ भी और इवन जानवरों के साथ भी। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई अगर पेड़ पौधों की बात करो तभी भी उन्होंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया और ना ही किसी जानवरों को उन्होंने नुकसान पहुँचाया। दिस लव एंड कंपैशन वॉज नॉट अ कॉमन फीचर इन ऑल मैन। और यही अगर हम देखें, ये जो प्यार और ये जो कंपैशन है, ये जो लोगों के लिए जो सहानुभूति है, ये ना ही हम किसी, आजकल बहुत कम लोगों के अंदर ही हम देख सकते हैं।
ठीक। नेहरू गोज ऑन टू शो विथ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हाउ मेन्स ग्रीड टेंड टू डिस्टर्ब दिस पीसफुल को एग्जिस्टेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल्स और मैन एंड प्लांट्स। नेहरू जी बहुत उन्होंने स्पेसिफिक एग्जाम्पल भी दिए हैं कैसे इन जो जानवर है, ये जो पेड़ पौधे हैं, इनके लोग कैसे दुश्मन बन चुके हैं, कैसे उनकी इस शांति को लोगों ने ख़राब कर दिया है, इसके बारे में भी वो बताते हैं। आगे हम इसको देखेंगे कैसे वो बताते हैं कि जो मैन है वो कैसे क्रूअल है, कितने ज़्यादा ख़राब हैं। Nehru had observed the animal life at every jail that he was sent to. He finds that certain creatures are to be commonly found at different jails. तो नेहरू जी बहुत सारे जेल में गए थे, बहुत सारे डिफरेंट जेल में गए थे, उन्होंने बहुत सारे जानवर देखे थे। तो वो ये बोल रहे थे कि उन्होंने बहुत तरह तरह के जानवर देखे थे, लेकिन कुछ ऐसे जानवर थे जो बहुत कॉमन थे, ठीक है, मतलब डिफरेंट जेल में भी आपको वो जानवर दिख जाएंगे। द मोस्ट कॉमन अमंग देम अकॉर्डिंग टू नेहरू आर द पीजन्स। जैसे अगर आप बात करो पीजन्स की, मतलब कबूतर की, तो कबूतर तो आपको हर जगह दिख जाएंगे, है ना। ही ऑल्सो मेंशंस हाउ सर्टेन गोयल ऑफिशियल्स वुड शूट दीज बर्ड्स डाउन विदाउट अ थॉट एंड एंजॉय देम इन देयर मील। तो वो क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने ये भी बोला था कि जो कुछ ऐसे जेल थे जहाँ पे जो ऑफिशियल थे, मतलब जो ऑफिसर्स थे वहाँ पे, वो क्या करते थे, वो इन पीजन को, इन कबूतरों को शूट करते थे ये सोच के कि अब उसको वो खाएंगे, मतलब कबूतर को वो खाएंगे। तो ये चीज़ देख के नेहरू जी को बहुत बुरा लगता था। अनदर बर्ड फाउंड ऑफन वॉज द मैना। अब मैना जो बर्ड है वो भी आपको पता है कि बहुत ईजिली आपको दिख जाते हैं हर जगह। Nehru remembers a time when he had made a habit of feeding a pair of manas from his leftovers and how at any delay they would creep loudly demanding that they be fed. अब वो इसके साथ साथ कबूतर के साथ साथ मैना के बारे में बात करते हैं, जो कि कभी इन्होंने एक उनकी आदत बन गई थी, 2 मैना थे, ठीक है, जोड़ी थे, उनको वो खाना खिलाते थे। जो भी उनको खाना मिलता था ना जेल में खाने को नेहरू जी को, तो उसमें से जो बच जाता था वो खाना वो मैनास को खिलाते थे। और वो ये भी बताते हैं जब किसी दिन अगर मैना को खिलाने में देरी हो जाती थी तो कैसे वो मैना उनके पास आते थे और आके चिल्लाते थे, मतलब बहुत तेज़ आवाज़ करते थे, चींची करते थे, सो दैट नेहरू जी उनको खाना खिलाए। नेहरू गोज़ ऑन टू डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंसेस एट नैनी प्रिजन टू। अब एक बार वो नैनीताल में थे, ठीक है, नैनी वहाँ पे जो जेल में थे वहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किया है। हियर ही हैड द कंपनी ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पैरट्स एंड ही टुक ग्रेट प्लेजर इन वॉचिंग देयर एंटिक्स एंड हियरिंग देयर क्रैकल्स। बता रहे हैं वो कि बहुत सारे पैरट्स थे, तोते थे, और उन्हें बहुत अच्छा लगता था जब वो ऐसी आपस में खेलते थे या बात करते थे या फिर आवाज़ निकालते थे, उन्हें बहुत अच्छा लगता था। नेहरूज ऑब्जर्वेशन ऑफ बर्ड्स वॉज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द नैनी जेल अलोन बिकॉज इन देहरादून टू he had the opportunity to see and hear variety of birds, small ones like the quail and the brain fever birds as well as the majestic kite and eagle। वो कह रहे हैं सिर्फ नैनीताल में या फिर देहरादून में भी उन्होंने देखा था, सिर्फ नैनीताल में नहीं बल्कि देहरादून में भी उन्होंने देखा था कि कैसे वहाँ पे बहुत तरीके के चिड़िया थे, कोयल थी, बहुत सारे बर्ड्स थी, ठीक है, काइट भी थी, ईगल थी, तो उन्होंने ये सारे बर्ड्स देखे थे। Nehru shares a rather humorous experience that he had in the Gol at Bareilly, which had a large number of monkeys all around। एक बार वो बताते हैं कैसे जब वो एक जेल में थे बरेली में, तो वहाँ पे कैसे बहुत सारे monkeys आ गए थे। Here Nehru had witnessed several instances of man-animal conflict, of which he cites a particular instance of how a baby monkey was rescued from the clutches of some of Nehru's fellow inmates by another larger monkey। तो एक बार उन्होंने यही बताया था कि कैसे यहाँ पे इंसान और जानवरों की लड़ाई उन्होंने देखी थी, कैसे एक बार एक छोटे से मोंकी को बचाया गया था। नेहरू जी के एक साथी थे, उन्होंने उनको बचाया था एक बड़े मोंकी से, मतलब एक बड़े बंदर से, कैसे एक छोटे बंदर को बचाया था, ठीक है, वो भी उन्होंने बताया है। तो यहाँ पे देखिए अभी तक हम सिर्फ यही देख रहे हैं कि जो हमारे नेहरू जी हैं वो बहुत ज़्यादा एनिमल्स को लेके कंसर्न हैं, वो उनको लेके बहुत ज़्यादा केयरिंग है, उनको उनके दुख को समझते हैं, उनको अपना एक पार्टनर ही वो समझ रहे हैं, है ना। Not all the animals that Nehru saw during his terms were known to him। जनरली सिर्फ सारे एनिमल्स ऐसे नहीं थे जिनको वो जानते थे, ऐसे
और भी एनिमल्स या बर्ड्स थी जिनको वो नहीं जानते थे. सम ऑफ देम वेर न्यू एंड वन सच एनिमल विच ही सॉ एट देहरादून वॉज द पैंगोलिन. अब आपको अपनी स्लाइड में एक इमेज दिख रही होगी, ठीक है. ये जो एक एनिमल है इसका नाम है पैंगोलिन. अब ये जो एनिमल है इसके बारे में नेहरू जी को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, ये बिल्कुल नया था जो कि उन्होंने देहरादून में देखा था. नेहरू डिस्क्राइब दिस स्ट्रेंज रादर अनक्लॉथ एनिमल एज अ क्रॉस बिटवीन अ लिजर्ड एंड अ क्रोकोडाइल बट विद स्केलिंग कवरिंग इट्स बॉडी. हाँ, तो क्या बोला उन्होंने ये बोला कि ये जो पैंगोलिन था, ये जो एनिमल था, ये बहुत अजीब था. पहले उनको लगा कि शायद ये छिपकली या फिर मगरमच्छ की तरह कुछ है जानवर, ठीक है. और उसकी जो बॉडी थी बहुत अजीब सी थी, ठीक है. आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन में, बहुत अजीब सी इसकी बॉडी है. इट इज़ नोन एज बो इन द लोकल डायलेक्ट्स. अब उन्होंने ये देखा कि वहाँ पे एक लोकल जो इंसान जिसने ले रखा था ये, उसने उसको बो बोला, ठीक है. तो उनके लोकल लैंग्वेज में कोई फॉरेस्ट इन्वेडर था, वहीं पे फॉरेस्ट में रहते हैं, उसके हिसाब से उनको बो बोलते हैं. नेहरू टेल्स अस दैट पैंगोलिन इज ईटन बाय द फॉरेस्ट ड्वेलर. सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो उन्हें तब लगी जब उस लोकल डायलेक्ट ने, उस लोकल इंसान ने ये बोला कि ये जो पैंगोलिन है इसको वो खाने वाले हैं, ठीक है. मतलब वो फॉरेस्ट में ही रहते हैं वो लोग, मतलब जो आदमी है वो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, ट्राइबल पीपल हैं, और वो इसको पैंगोलिन को खाते हैं. और ये सुन के नेहरू जी को बहुत बुरा लगा था कि कैसे एक इंसान ऐसे जीव को खा सकते हैं. Visits by stray animals and birds are welcomed by most prisoners who find a welcome destruction in them in their lonesome life in shells. अब ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, मतलब जिनका कोई मालिक नहीं होता है, ठीक है. तो ऐसे ही बहुत सारे जानवर, ऐसे बहुत सारी चिड़िया आती थी बहुत सारे इन प्रिजनर्स के पास में, जेल खाने में जो कैदी थे उनसे मिलने आते थे, और सभी लोग बहुत अच्छे से उनका स्वागत भी करते थे, कुछ लोग नहीं भी करते थे. At times, as Nehru informed us, certain prisoners also develop an emotional bond with or dependence on such stray animals, keeping them as pets and doting upon them and feeding them out of their own share of food. उन्होंने ये बोला कि कैसे लोग, ऐसे बहुत सारे लोग भी, सर्टेन प्रिजनर्स भी थे, ठीक है, जो कि एक इमोशनल बॉन्ड, मतलब एक ऐसा रिश्ता बन जाता था एनिमल्स के साथ, जानवरों के साथ, कि वो अपने पेट की तरह से पालते थे, उसे खिलाते थे, उसे पालते थे, उसे बहुत प्यार से रखते थे. Nehru shows a few of his own experiences where he had looked after sick animals at a different prisons where he served his terms. अब नेहरू जी ने भी अपनी खुद के कुछ एक्सपीरियंस बताए जहाँ पे उन्होंने बीमार एनिमल्स के, बीमार जानवरों का देखभाल किया है अलग अलग जेलों में, ठीक है. और एक अलग सा ही रिश्ता बन जाता है. जैसे हम लोग भी देखिए घर में जैसे डॉग पालते हैं, कुछ लोग तोते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, बहुत कुछ पालते हैं, तो ये क्या होता है, कनेक्शन बन जाता है, इमोशनल बॉन्ड बन जाता है. He mentions that here he had more times to be with animals or to observe them than he had in the outside world where other work kept him preoccupied. अब ये बोल रहे हैं जो जेल का जो समय था जहाँ पे उन्होंने अपना बिताया था, उन्होंने ये बोला था ये समय इतना अच्छा है, मतलब वो पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, कह रहे हैं कि ये समय ऐसा है जहाँ पे उनको इतना समय मिला कि वो इन सारी चीज़ों को देख सके, समझ सके. क्योंकि अगर वो बाहर रहते, बाहर की दुनिया में रहते, तो बाकी जो अलग काम है, जो दूसरे काम है, उसमें वो व्यस्त रहते, जो हमारे जो लाइफस्टाइल है, जो जीवन शैली, उसी में हम बिजी रहते. तो ये जो नेचर को ऑब्जर्व करने का टाइम जो उन्हें इस समय मिला, वो समय उन्हें कभी कहीं नहीं मिलता बाहर. समझ में आ रहा है. तो इन शॉर्ट वो यही बोल रहे हैं कि कैसे इस जेल के रहने के दौरान उन्होंने कैसे अलग अलग जीव के साथ उन्होंने देखने का मौका मिला, समझने का मौका मिला, और उनकी अनुभूति अलग ही हुई. Pandit Nehru concludes his writing on animals by a reference to a different animals chosen by different countries as their national animals. अब ये जो चैप्टर जो है वो नेहरू जी ख़त्म करते हैं कुछ एनिमल्स के नाम लेके कि बाकी जो नेशनल एनिमल, बाकी जो कंट्रीज़ है, जो अलग अलग जो देश है, वहाँ पे नेशनल एनिमल्स जो है. ही दस रेफर टू द ईगल ऑफ यूएसए. आपने देखा होगा यूएस का जो फ्लैग होता है वहाँ पे ईगल होता है ना, ईगल की फ़ोटो लगाई जाती है. एंड जर्मन द लॉयन एंड बुलडॉग ऑफ इंग्लैंड. इंग्लैंड में लॉयन और बुलडॉग को माना जाता है. द फाइटिंग कॉक ऑफ फ्रांस एंड द बियर ऑफ रशिया. ठीक है, तो ये जो कंट्रीज़ है यहाँ पे इन डॉग्स को, इन एनिमल्स को बेसिकली बहुत ज़्यादा माना जाता है. ही रिमार्क्स दैट द एडॉप्शन ऑफ दीज एनिमल्स कुड परहैप्स बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायलेंट एंड ग्रीडी स्ट्रेक इन द सिटीजन्स ऑफ दीज कंट्रीज, while the adoption of the meek and docile crow as national animal could perhaps explain the non-violent and tolerant nature of the Indians. वो ये कह रहे हैं कि इन जानवरों को घर में पालना, ठीक है, एक बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है, क्योंकि
क्योंकि जो एनिमल्स है, जो बर्ड्स हैं, उनकी खुद की एक फ्रीडम है, उनको एक फ्रीडमनेस उनको दी जाती है, वो खुद अपनी लाइफ में रह सकते हैं। ऐसा करना बहुत बुरा माना जाता है, ठीक है, आप नहीं रख सकते। जैसे गांव में, जैसे अगर इंडिया में देखें तो यहाँ पे जो काऊ है, ठीक है, जो गाय है, उसको भी आप पालते हैं ना, लेकिन इसे भी एक जनरली लोग वायलेंट नहीं मानते हैं, इसको नॉन वायलेंट मानते हैं, ठीक, इसको बहुत अच्छे से मानते हैं कि देखिए गाय को तो लोग पूजा करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो इंडिया में ये चीज़ को, गाय को पालना, कुत्ते को पालना, इन सब को पालना लोग ख़राब नहीं समझते हैं, लेकिन अदर कंट्रीज़ में इनको पालना बहुत बुरा मानते हैं और ऐसा लगता है कि एनिमल्स की जो आज़ादी है उसको आप ख़त्म कर रहे हैं। तो आपको क्या समझ में आया इस पूरे, अभी तक जब हमने क्रिटिकल पढ़ा तो यही बताया जा रहा है ना कि उन्होंने ये दिखाया है कि इंसान कितना ज़्यादा क्रूअल हो रखा है। उन्होंने ये भी बताया कैसे अगर आप इंसान अपने फ़ायदे के लिए लोगों का, एनिमल्स का यूज़ करता है ना, लेकिन अगर आप एनिमल्स के साथ अच्छे से बिहेव करोगे, अगर आप उसको परेशान नहीं करोगे या फिर उनका कुछ ख़राब नहीं करोगे तो वो भी नहीं करेगा, वो भी पलट के आपके ऊपर वार नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए हम आगे अपने मॉरल एंड कंक्लूजन में। The chapter Animals in Prison by Jawaharlal Nehru is a wonderful piece of writing where he wants to show us the innermost feelings, emotions, attitude, behaviors and intense action of different kinds of animals and birds and other natural resources। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि कैसे ह्यूमन का जो रिलेशन है एनिमल्स और बर्ड्स के साथ, उसी के बारे में उन्होंने बात की है। उनने जो इनर फीलिंग्स है, जो इमोशंस है या फिर जो बिहेवियर है, इसके बारे में बात की है। जैसे एक बार उन्होंने बताया था कि एक मधुमक्खी ने कैसे उनको काटा था, ठीक है, लेकिन उन्होंने कभी उसको मारने की कोशिश नहीं की। उन्होंने मारने की कोशिश एक बार की थी, लेकिन फिर उन्होंने जब उसको परेशान नहीं किया तो उसने भी बाद में आके उनको परेशान नहीं किया। तो इन शॉर्ट अगर आप किसी एनिमल, किसी जानवर को अगर आप परेशान नहीं करते हो, ठीक है, तो वो भी आपको परेशान नहीं करेगा। जैसे गलियों में कुत्ते होते भौंकने लग जाते हैं, है ना, तो अगर आप उसे पत्थर नहीं मारोगे तो आपको कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उसे पत्थर मारोगे, उसे टीज करोगे या उसे परेशान करोगे तो कुत्ता ज़रूर काटेगा आपको। तो यही है, अगर आप उनको नहीं छेड़ोगे तो वो आपको परेशान नहीं करेंगे। और ऐसे ही अगर आप अगर सिचुएशन अगर आप देखेंगे, प्लांट्स नहीं है, है ना, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इन प्लांट्स की वजह से हमने अपनी सुख सुविधा के लिए सारे पेड़ पौधे काट दिए, सब कुछ ख़त्म कर दिया और आज उसी को भुगतना पड़ रहा है। ऑक्सीजन की कमी हो गई है, कितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ गई है ना। तो अगर आप नेचर के साथ गलत काम करोगे तो आपको उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। तो अगर आप उनको नहीं छेड़ोगे, उनको परेशान नहीं करोगे तो आप भी सेफ रहोगे। यही मेन मॉरल है अगर हम अपने इस चैप्टर को देखें। द राइटर टेल्स अस दैट इफ ह्यूमन बीइंग शो देयर फ्रेंडली नेचर इवन टू द वाइल्ड एंड पॉइजनस एनिमल, देन इन रिटर्न द एनिमल्स ऑल्सो शो देयर लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन्स टू। जैसे मैंने बताया कि अगर राइटर का मेन मकसद यही है, अगर इंसान फ्रेंडली नेचर में रहे, अगर वो किसी का नुकसान ना करे, कितना भी ज़्यादा वो जहरीला सांप हो या फिर जहरीला कोई जानवर हो, अगर आप उसको परेशान नहीं करोगे तो वो भी आपको परेशान नहीं करेगा। अगर आप किसी भी इंसान को, जानवर को, बर्ड्स को अगर आप उसे प्यार से रखोगे तो वो भी आपको प्यार से ही इन रिटर्न आपको प्यार ही देगा। The writer describes his feelings and emotions with various animals while he was living in prison at Dehradun। तो राइटर ने अपनी फीलिंग्स को बताया, अपने इमोशंस को बताया, जो देहरादून में जो वो रहे थे, जो जेल में वो रहे थे लंबे समय तक, जो उनका जो फीलिंग हुआ, जो उनका जो इंटरेक्शन हुआ था एनिमल्स के साथ, जो उन्हें इतना टाइम मिला इसके बारे में सोचना, यही इन्होंने अपने इस पूरे चैप्टर में हमें समझाया। थ्रू दिस प्रोज पीस Nehru symbolically draw the attention of the readers to the non-violent and tolerant nature of the Indians in a way। और इस प्रोज के थ्रू उन्होंने यही बताना चाहा कि कैसे हमें नॉन वायलेंट होना चाहिए, हमें सबके साथ अच्छा रहना चाहिए। जैसे हमने स्टार्टिंग में ये देखा था कि जो पैंगोलिन है, जो पीजन है, जो कबूतर है, जो ऐसे जानवर को जो लोग मार के खा जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्रूअल नेचर है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहीं पे आके जो हमारा चैप्टर है वो एंड हो जाता है। आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया हो, और अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर कीजिएगा, एंड येस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा सो दैट हम और ज़्यादा मोटिवेट हो और आपके लिए और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बना पाएँ और आपके साथ जुड़ पाए। सो थैंक यू फॉर टुडे सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।